नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बात जनता के विकास कार्य करने की हो या जनता की समस्याओं के समाधान की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके लिए हमेशा से ही तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री फरीदाबाद पहुंचे, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली और इसमें लोगों की समस्याओं को सुना, उनका समाधान भी किया। मनोहर लाल की तरफ से लगातार प्रदेश को खुशहाल और विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। विकास कार्यों के साथ साथ लोगों को जो भी परेशानियां और समस्याएं पेश आती हैं, उन्हें भी सीएम की तरफ से सुना जाता है और मौके पर समाधान किया जाता है। सीएम का मानना है कि जनता को किसी भी कीमत पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली। इस दौरान 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 11 नई शिकायतें और 3 पेंडिंग शिकायतें शामिल रही। इनमें से अधिकतर समस्याओं का मुख्यमंत्री की तरफ से मौके पर ही समाधान भी किया गया, तो कुछ समस्याओं के जल्द से जल्द निपटारे और समाधान को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि जनता की कोई भी समस्या ऐसी न रहे जिससे जनता परेशान हो और परेशानियों का सामना करना पड़े। और जैसा आपको जानकारी है कि आज फरीदाबाद जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी उसकी मीटिंग हुई है और उसमें 14 कंप्लेंट्स आज थी, जिसमें 3 पहले से जो चली आ रही है उसको पेंडिंग रखा हुआ था और 11 नई थी। तो काफ़ी उसमें सॉल्व भी किए हैं। कुछ ऐसे ही जैसा कुछ लंबी कंप्लेंट्स होती हैं जिसका डिसीजन तुरंत नहीं होता, उनको अगली मीटिंग के लिए भी रखा जाता है। तो जैसे कंप्लेंट्स में एक विषय हीवो का, हीवो जो सोसाइटी पिछली बार से भी चला आ रहा है वो विषय, और उसमें अंत में निर्णय ये हुआ कि जो नई उनकी RW बनी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि जो कंपाउंडेबल बिल्डिंग्स हैं उनको कंपाउंड करके फीस लेके कंपाउंड किया जाए, और जो कंपाउंडेबल नहीं है उनको बेशक एनक्रोचमेंट को तोड़ा जाए। लेकिन हमने ये कहा कि कंडीशन के साथ आपके एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा। कंडीशन ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपया जमा कराएं सिक्योरिटी। तो 25 लाख रुपए जमा कराने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर विचार करेंगे। अन्यथा ये चीज़ लंबी चलती रहती है, कोर्ट्स में किसे पड़े हैं। हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि जिसको सुविधा दी जा सकती है उसको दे, और जिसको नहीं दी जा सकती उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जो ये नहर है, कौन सा छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी में काम हुआ भी है। उन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कोशिश भी की है नहर विभाग ने, लेकिन फिर भी अभी शिकायतकर्ता की संतुष्टि नहीं है। हमको भी लगता है कि इस पर और काम करने की आवश्यकता है। तो उसमें पावर डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग दोनों मिलकर के और काम करेंगे। अगर पावर की कोई कमी है उसमें सिस्टम की, तो वो ठीक करेंगे, और सिंचाई विभाग के लोग, चाहे उनका सिविल का काम है या कोई भी जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल काम है, वो सब मिलकर के 31 दिसंबर तक उस नहर को चलता करेंगे और उसकी कमियां सब दूर करेंगे। एक पिछली बार कंप्लेंट थी कि एक महिला, क्या नाम था महिला का जिसके कागज, मोहिनी अब्रो, उन्होंने कोई मकान अपना लिया था सोसाइटी में, और सोसाइटी के माध्यम से जो कर्ज लिया हुआ था उस मकान के ऊपर, उस कर्ज के पैसे उन्होंने चुका दिए। लेकिन सोसाइटी के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने पैसे आगे जहाँ से लोन लिया था उनको दिए नहीं, अपने पास रख लिए। FIR हो गई है, लेकिन वो केस बहुत पुराना है। तो जो सोसाइटी के कर्ता धर्ता थे उसमें से बल्कि 2-3 लोगों की तो डेथ भी हो गई है, 2-3 लोग बाकी हैं, उनकी भी 80 साल से ऊपर उम्र हो गई है।
लेकिन चूँकि अमाउंट बहुत इतना कम है, ये महिला भी बहुत पीड़ित है, तो हमने उसका निर्णय यही किया कि हैफेड से लिया, हाउस फेड से लोन लिया हुआ है। तो उनका कह करके पॉलिसी बना के जो इंटरेस्ट है 50,000 का लोन है, 38,000 रुपया उसको इंटरेस्ट बन गया, तो इंटरेस्ट तो उन्होंने छोड़ दिया है। 50,000 रुपया सीएम रिलीफ फंड में से हमने उनको दिला दिया है, ताकि अब कुल मिला के इस महिला को लाभ मिल जाए, इसको कागज़ वापस मिल जाए, और बाकी वो जो मर गए हैं या बूढ़े हैं, पैसे आएंगे नहीं आएंगे नहीं कह सकते, लेकिन वो 50,000 रुपया हमने अपने अकाउंट से देख के उस केस को ख़त्म कर दिया। यहाँ की डेयरीज को प्लॉट दिए गए थे 2003 से 2006 के बीच में, और उस शिकायत पर भी ये विषय है कि कुछ लोगों को प्लॉट मिले थे, फिर बाद में कोर्ट केस हो गया, उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। तो हमने कहा कि जो 2003 और 2006 के बीच में जिन्होंने अप्लाई किया है 25% पैसा जमा भी करा दिया, एक प्रकार से वो एलिजिबल तो उस नाते से मान ही लिए जाएंगे, क्योंकि उस समय का कोई उनके पास लाइसेंस डेयरी का उस समय भी कौन देता था, कई बार कमेटी भी देती नहीं थी, घरों में डेयरियाँ होती थी, उनको बाहर निकालने के लिए कोई स्कीम बनाई जाती है, तो उनको एलिजिबल मान करके और उनके प्लॉट्स 25% पैसा छोड़कर 75% पैसा या तो उस समय का जो पैसा आज ब्याज समेत ले लें, नहीं तो आज के रेट में 75% लेकर के उनको प्लॉट दे दिए जाए, ये फैसला कर दिया। इसी प्रकार से HSVP का सेक्टर, उसमें कोई एक प्लॉट ये ऑक्शन में दिया गया था किसी एक कंप्लेनेंट को, और वो प्लॉट क्योंकि ज़मीन क्लियर नहीं थी, उसके कारण से उसको प्लॉट मिल नहीं सका। तो निर्णय हमने दिया है कि 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उसको दे दी जाए, या तो सेम कीमत का किसी अन्य सेक्टर को उसको प्लॉट दिया जाए, नहीं तो जो ऑप्शन में पैसा उसने जमा कराया है विद इंटरेस्ट उसको वापस किया जाए। दोनों चीज़ों में जो कंप्लेनेंट है जो चीज़ वो चाहेगा वो उसको चुन लेगा। गांव मोहल्ला गांव है, हाँ, तो किसान की फसल नहर टूटने से, नहर टूटी तो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के काम करने से नहर टूट गई थी, बाद में नहर में पानी छोड़ दिया गया, लेकिन वो पानी खेतों में चला गया और उसकी आलू की फसल और गेहूं की फसल खराब हो गई। तो गतवा झगड़ा ये था कि उस पैसे को कौन दे, NHAI दे, इरिगेशन दे। तो हमने निर्णय किया क्योंकि जैसे सामान्यतः जो लॉस होते हैं, हमारे पास जो SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ, उसके अंदर हम दे देते तो उसका एक मुआवजा उसका बना करके और DC महोदय वो भेज देंगे, उसका जो भी लॉस है वो SDR में से दिला दिया जाएगा। HSIDC और HSVP, इनके झगड़े पहले काफ़ी बने हुए थे, अपने अपने काम को छोड़ करके। HSIDC रेजिडेंशियल में गुजरता था और जो HSVP है वो इंडस्ट्रियल में घुसता था। उनका हमने अलग अलग कर दिया कि HSIDC तो केवल इंडस्ट्रियल में ही जाएगा और HSVP रेजिडेंशियल या कमर्शियल उसमें जाएगा। इसके कारण से पहले के कुछ लोगों ने पैसे जमा कराए हुए थे, उनको एक दूसरे ने ऑनर करना छोड़ दिया। अभी एक पॉलिसी मैटर है, इसको हमने लेकर के कहा कि पॉलिसी मैटर बना के आकर किसी ने पहले अप्लाई किया हुआ है, मानो रेजिडेंशियल का HSIDC को किया हुआ है या इंडस्ट्रियल का HSVP को किया हुआ है, उनका तो दोष नहीं है, तो अंततः उस पॉलिसी में उनको इंटेलिजेंस करके उसको सॉल्व करा दिया जाएगा, ऐसा हमने उनको कहा है। BPTP की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, और भी बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जहां कंज्यूमर का बिल्डर का झगड़ा उनकी जो मेंटेनेंस के विषय, बिजली के बिल और ये सब लेकर के है। तो एक केस ऐसा आया था, उसमें हमारे MLA नरेंद्र गुप्ता जी की देखरेख में एक कमेटी बना दी है, उन दोनों पार्टीज को बुला करके और वो उनका सोल्यूशन कराएंगे, और नई सोल्यूशन होगा तो फिर अगली बार जो भी विषय आएगा उसको विचार करेंगे। गाँव में सीवरेज को जो है वो डलने के बाद वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, गलियाँ भी टूटी हैं, बाकी सब भी है, तो उसमें रिपोर्ट 7 दिन के अंदर जो SC है वो रिपोर्ट देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तिगांव को लेकर ये कहा है कि सीवरेज डलने के बाद तिगांव में जो गलियां टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत को भी 1 से 2 महीने के अंदर ही पूरा कर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ऐसे में जनता को जो समस्याएं पेश आ रही हैं उसके बाद सभी खत्म हो जाएंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं को जल्द हल करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए सख्त कदमों के बारे में भी जानकारी दी गई। और 1 महीने में यानी 31 दिसंबर तक
उसका जो रिपेयर है या कोई नई बननी है उसकी पूरी प्लानिंग 1 महीना 2 महीने शायद 2 महीने का 2 महीने के अंदर उसको पूरा करके दें। अभी जितने भी बैंकेट हॉल और मैरिज हॉल बने हुए हैं उनमें भी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। बहुत से लोग एनओसी लेते नहीं हैं और वहाँ कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पिछले साल में भी बता रहे कई जगह पर आग लग गई, पेड़ों की हुई है। तो उस पर एक सख्त नियम बनाया है कि उन सब का चाहे वो टाउन प्लानिंग प्लानिंग हो या एमसीएफ हो, ज्वाइंट एक ऑपरेशन करके और उनको नॉर्म्स को चेक करेंगे। अंडर नॉर्म्स जो हैं उनको एनओसी देंगे, जो नॉर्म्स में नहीं है उनको एक मौका देंगे जो कमी है उसको पूरा करने का। और जो बुकिंग हो चुकी है अभी शादियों की वो तो ठीक है, आगे जब तक वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते तब तक बुकिंग नहीं करेंगे। या अगर कुछ टाइम उनको चाहिए नॉर्म्स को पूरा करने के लिए तो उतना खर्चा एडवांस जमा करा के फिर उनको टाइम देंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी वो सारे एकदम ठीक ना करा सकें, टाइम उनको चाहिए तो लेकिन पैसा जमा कराएंगे। 50 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 50 लाख जो भी पैसा खर्च होना है उसका एक एस्टिमेट बना करके जमा कराओ डीसीपी को या एमसीएफ को और उस टाइम को गेन करो, ठीक काम कराओ, एनओसी लो, पैसा वापस करो। ये विषय खिलवाड़ जो है जिंदगी से कोई भी करे, आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर के इतने सब इश्यूज थे, इनमें से कुछ तो फैसले कर दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्शन दी हमने डिपार्टमेंट्स को, वो अगले महीने जो काम पूरे हो जाएंगे डीसी महोदय खुद निर्णय करेंगे, उनको तो उसमें से हटा देंगे और जो काम पेंडिंग रह जाएंगे उसको अगले महीने फिर। एक बड़ी राहत के तौर पे देखा जाए सर इस फैसले को, जो कि बिल्डरों की मनमानी को लेकर आपने जिस तरह आदेश दिए हैं कि कोई भी सर्विस को रोकेगा नहीं। हाँ, हमने उनको कह दिया कि जो ज़रूरी सर्विसेज हैं, बिजली है, पानी है और उसकी कोई पार्किंग की व्यवस्था या कोई सीवेज का विषय है, जो भी सर्विसेज हैं उसको रोकेंगे नहीं। और उसमें अगर कोई बकाया है तो उसको विधिवत टाउन कंट्री प्लानिंग के डिपार्टमेंट है हमारा, उसी ने हल करना होता है, वहीं शिकायत करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, मर्जी से कोई नहीं रुकेगा। जो आदेश आएंगे ग्रीवेंस पे सिर्फ अंकीर की शिकायत की गई, क्या ये पूरे फरीदाबाद के बैंक्वेट के लिए सिर्फ पूरे फरीदाबाद? सर बैंक्वेट हॉल के लिए तो आपने फैसला लिया है, लेकिन जो शहर की ग्रेटर फरीदाबाद में बहुमंजिला इमारतें हैं, अभी दिवाली पे भी वहाँ पर आग लगी थी, वहाँ यदि आग लग जाती है तो बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक अलग विषय है, उसकी भी हमें करनी चाहिए। बल्कि हमने गुड़गांव को देख करके ये फैसला लिया था कि जो हाई राइज बिल्डिंग पर जो हमारी ये जो मशीनें होती हैं, क्या उसको बोलते हैं, जो हाइड्रोलिक वहाँ के लिए तो मंजूर की थी। फरीदाबाद का मुझे ध्यान में नहीं है, क्या है कोई फरीदाबाद में आ रही है कोई? फरीदाबाद में बहुत दिक्कत होती है, नहीं आ अगर आग लग जाती है तो ध्यान में आ गया। अब उसको फरीदाबाद के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग सामान्यतः अभी तक तो गुरुग्राम में ज़्यादा थी, फरीदाबाद में अब देखने लगे हैं, तो इसमें भी मंजूर करेंगे। शायद 2 या 2.5 करोड़ रुपये की एक मशीन आती है। रात्रि प्रवास सर आपका है, फरीदाबाद के लोगों को बहुत उम्मीद इस बात की है कि फरीदाबाद में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, कूड़ा नहीं उठ रहा है और तमाम तरीके की जो दिक्कत है उनको लेकर हमने देखा कि ग्रीवेंस में भी आपने सख्त निर्देश दिया। अभी इस मीटिंग के बाद एक मीटिंग और मैंने बुलाई है, जिसमें HSVP, MCF और कौन सा डिपार्टमेंट, FMDA का काम दैनिक सफाई का नहीं होता है, तो इन्हीं के दोनों का होता है, HDP का या कहीं HSDC का भी कोई कॉलोनी होगी उसका। तो ऐसे अभी रात को एक मीटिंग हमने बुलाई है, उसको पर निर्णय करके और इस समस्या का समाधान तो हमको चाहिए। अभी भी रेगुलर काम है सफाई का, ये कोई ऐसा अभियान नहीं है कि कोई निर्माण का काम है कर दिया महीने बाद उसको बंद कर दिया, तो रेगुलर काम है, रेगुलर सफाई होनी चाहिए। रात को मीटिंग करना। सर अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें किस तरह का निर्देश देंगे? अभी भी जो अधिकारी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार मैसेज देना था, मैंने दिया, अगर आप अंदर थे तो आपको पता लग गया। सीएम साहब किसान मोहना में बैठे हैं, दिल्ली में इंटरचेंज मांग काफ़ी समय इस प्रकार की इंडिविजुअल समस्याएं बहुत हैं, होती हैं, और उसमें जो फिजिबल होती है उसका हल निकाला जाता है। कई बार समस्या बहुत समय बाद ध्यान में आती है, उस समय नहीं आती जब निर्माण कार्य शुरू होता है, तो उसको जो उसमें रास्ता निकलेंगे, जो संबंधित पार्टी होती हैं उनको बैठ करके रास्ता निकाल जाता है। सर आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसका निपटारा आपने अभी ग्रीवेंस में किया है, तो इसमें क्या क्या जो है वो निर्णय लिए गए थे करीब? इसमें देखिए, हमने खास करके जो बेसहारा पशु जी, गाय है, बैल है, ऐसे पशुओं को अलग से उनका आश्रय स्थल बनाया जाए, गौशालाएं बनाई जाए। हमने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कहीं गौचरांत की ज़मीन है
ऐसे पंचायतों के लिए कहा कि वो प्रस्ताव पारित करा दे। ऐसे ही जो गौ सेवक संस्थाएं हैं उनकी ओर से प्रस्ताव आए कि वो कोई गौशाला को संभालने के लिए तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका जो चारा है उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। तो इस बार हमने 40 करोड़ की बजाय 400 करोड़ रुपया इस काम के लिए हमने रखा है। तो ये भी एक विषय हमने किया। करनाल में सर एक बड़ा वादा पूरा भी कर लिया है आपने, जो ब्राह्मणों को दान की जमीन को अब वो बेच सकेंगे। कितनी बड़ी राहत के तौर पे देख रहे हैं इस फैसले को आपने किया है? कि ये तो अच्छा है, जो समाज के लिए हुआ है वो समाज के लोगों से पूछे। हमने तो जो समय घोषणा की थी तो पूरा किया है, उसमें एक हिस्सा भी बाकी है। ये हुआ है जो प्राइवेट लैंड दौलीदारों को मिली थी, प्राइवेट लैंड दी गई थी ब्राह्मणों को, लेकिन जो पंचायती लैंड दी गई है उसका फैसला भी आना बाकी है, वो भी दिया जाएगा। एक विषय और है, महिला सुरक्षा के नाते से हम कहें या लॉ ऑर्डर के नाते से कहें, जींद में एक स्कूल की जो घटना पीछे घटी थी उसके लिए हमने सख्त स्टैंड लिया था। और आज वो जो मुख्याध्यापक जिसने इस घटना को अंजाम दिया था उसको हमने यानी टर्मिनेट कर दिया, उसको नौकरी नहीं कर दिया। जनता की समस्याओं को गंभीरता से देखते हुए उनके तुरंत समाधान को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रतिबद्ध हैं। नतीजन प्रदेश के लोगों को जितनी भी समस्याएं सरकार के सामने रखनी होती हैं, वो बेधड़क रखते हैं। उनके समाधान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रयास करते हैं ताकि उनके प्रदेश की जनता को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और कोई परेशानी न हो और सभी खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने प्रदेश की जनता को खुशहाल रखना अच्छे से जानते हैं। वहीं अब जिसका परिणाम धरातल पर जनता की संतुष्टि और जनता की खुशी के रूप में भली भांति देखा जा सकता है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर समाधान करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी कड़ी में डायल 112 क्विक रिस्पांस के लाभार्थियों के साथ भी चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की बागडोर को संभालते हुए पूरे प्रदेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 क्विक रिस्पांस के लाभार्थियों से विशेष चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों को किसी भी आपातकालीन स्थिति के दौरान तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए डायल 112 क्विक रिस्पांस को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 15,13,000 लोगों को इस सेवा का लाभ मिल चुका है। साथ ही सीएम ने बताया कि डायल 112 क्विक रिस्पांस का टाइम अब घटकर 8 मिनट 12 सेकंड हो गया है। इसके अंदर ही लोगों को आपातकालीन स्थिति में अब मदद मुहैया करा दी जाती है। समय होता था जब भी कभी कोई हम संकट का सामना करना पड़ता था तो हम पुलिस को बुलाने के लिए अथवा एम्बुलेंस बुलाने के लिए, किसी प्रकार की सहायता के लिए हमको घंटों घंटे लग जाते थे और कभी कभी तो दूर दराज गाँव में दिन भी बीत जाता था, तब जाकर के कहीं पुलिस की मदद मिलती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमको एक नंबर दिया गया है 112, और इस 112 पर हम डायल करते हैं तो सीधा वो एक केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जाके हमारी कॉल पहुंचती है और फिर जिस भी प्रकार का संकट हो उसको दूर करने के लिए हमें सहायता दी जाती है। चाहे वो फायर ब्रिगेड की सहायता हो, हमें मेडिकल हेल्प की आवश्यकता हो, पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, ऑन द स्पॉट मदद करने के लिए कोई ना कोई गाड़ी हमारे पास तुरंत पहुंचती है। अब ये जो आपातकालीन सहायता है हरियाणा के नागरिकों को संकट में से बाहर करने के लिए, हमने इसको 12 जुलाई 2021 को ये प्रणाली जो है इसका शुभारंभ किया था। हम जानते हैं कि इससे पहले अलग अलग ऐसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर होते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा एक आह्वान किया था कि एक देश एक आपातकालीन ये व्यवस्था, ये एक सिस्टम ये शुरू होना चाहिए, और उनके ही आह्वान पर अब पूरा देश 112 नंबर के साथ जोड़ दिया गया है। इससे पहले चाहे वो पुलिस कंट्रोल रूम के लिए 100 नंबर होता था, अग्निशमन सेवा के लिए 101 नंबर होता था, एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 नंबर था, ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए 1073 नंबर था, महिला हेल्पलाइन के लिए 1091 नंबर था,
साइबर हेल्पलाइन के 1930 नंबर था। तो ऐसे सब नंबरों को जोड़ करके अब 112 इसको शुरू किया गया है। अब ये न केवल हमारे यहाँ हरियाणा में है बल्कि देश के हर प्रांत में इस 112 नंबर को और शुरू किया गया है। हम चाहे हरियाणा में हों चाहे हरियाणा से बाहर हों, हम इस नंबर पर डायल करेंगे तो मैं निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ जुड़ी हुई जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से किसी न किसी गाड़ी का हमको ये लाभ मिलेगा। कभी कभी आपातकाल स्थिति ऐसी बनती है कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, आगजनी होती है, तूफान आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो ऐसी आपदाओं के समय कई बार स्वास्थ्य संबंधी भी कई बार शरीर के साथ कोई कठिनाई हो जाती है, तो ऐसे समय पर हम इसका लाभ उठाते हैं। अभी तक जुलाई 2021 से हमने जो विश्लेषण कराया है तो इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों ने इस कॉल को करने के लिए और अपना प्रयत्न किया। उसमें से बहुत सी कॉल्स की आवश्यकता गाड़ी भेजने की रही और बहुत सी कॉल्स का निपटारा केवल टेलीफोन पर भी हो जाता रहा है। तो अभी तक जिनको इस सेवा का लाभ उठाने का मौका मिला है, कोई ना कोई सहायता तुरंत अकस्मात उसके स्थान पर पहुंची है, तो ऐसे 15,13,000 लोगों को इस आपातकालीन सेवा का और ये लाभ मिला है। प्रारंभ में जब व्यवस्था शुरू हुई थी अगस्त 2021 में, इसका जो एवरेज टाइम था किसी भी गाड़ी को पहुंचने का शहर में अथवा गांव में 16 मिनट और 14 सेकंड का ये समय था, जो घट करके हमारी जो सारी टीम है उसने अपनी फुर्ती चुस्ती और अपनी तत्परता दिखाते हुए सब चीज़ों में सुधार करते हुए अब ये जो एवरेज टाइम है 8 मिनट 12 सेकंड का हो गया है। यानी हम कहीं भी किसी भी दूर दराज के हरियाणा के कोने में होंगे तो हमारी 112 की सेवा, उसमें किसी प्रकार की सहायता हमको लगभग 8.5 मिनट में तुरंत उपलब्ध होगी। ये एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है कि सबको इसका जो लाभ है ये तुरंत मिलता है। हमने शासन में आने के बाद एक प्रकार का एक संकल्प लिया था कि आम आदमी की जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, तो ये सब चीज़ें हमने 5S के रूप में जोड़ी थी। हम देखते हैं कि इसमें सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। तो इस सुरक्षा को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सके, हम अपनी पुलिस की व्यवस्था को कैसे और बहुत एक्टिव कर सकें ताकि किसी भी आदमी को लाभ तुरंत मिले, इसके लिए 112 का जो उपयोग है ये बहुत बड़ा ही एक उपयोगी यानी एक प्रकार से ये सिस्टम हमको ये मिला है। तो हम इस 24 घंटे की ये जो सहायता है, इस सहायता को देने में जिन लोगों ने भी इसके सहयोग किया है, चाहे वो पुलिस की गाड़ियाँ, उनके ड्राइवर हैं या हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं, साइबर सेल में बैठे हुए लोग हैं, जो भी टेलीफोन की व्यवस्था को करने वाले लोग हैं, जो भी इसमें सहयोग करते हैं, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रकार की सेवा और ये दी है जिससे लोगों को एक ऐसा एक लाभ मिला है। और उस लाभ में आप लोगों को भी निश्चित रूप से इसका जो लाभ हुआ है, आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये विचार जरूर आया होगा कि अगर ऐसा लाभ समय पर न मिलता तो शायद इस संकट के कारण से कितनी बड़ी हानि हो सकती थी। आपने उसका लाभ उठाया है और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपने उठाया, अच्छी बात है। आप अपने आसपास के और लोगों को भी, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको ये बताएं कि कभी भी ऐसे संकट के समय हम 112 डायल करके और उस संकट को दूर कर सकते हैं। पुलिस हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। तो इस लाभ के पाने वाले आप सब लोग, जो मैंने बताया कि लगभग 15 लाख लोग हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम दर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेशवासियों को किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर उनकी परेशानियों का समाधान करना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्राथमिकता समझा है और साथ ही जनता की हर समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री हरदम तैयार है। सीएम मनोहर लाल जहां भी दौरे पर जाते हैं, वहां जनता की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ अपनी तरफ से सौगात भी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।